Good morning, students. I welcome all of you in my another lecture on environment and ecology. Today we are going to discuss about the global warming. इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और ओजोन डेप्लीशन के बारे में। तो ये टॉपिक भी लगभग उससे मिलता जुलता है। तो जैसे हमने ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में पढ़ा था कि किस तरह से जो ग्रीन हाउस गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर एक पैनल का रूप बना लेती है, जिसकी वजह से हमारे जो सन से जो हीट रेज हमारे अर्थ पे आ रही है वो बाहर नहीं जा पाती और वहीं ट्रैप हो जाती है और दोबारा कहाँ भेज दी जाती है, अर्थ के सरफेस पे। उसकी वजह से इन गैसेस के कारण क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये हमारा था ग्रीन हाउस गैसेस, जो कि एक कारण है किसका, ग्लोबल वार्मिंग का, और यही क्या है इसका मेजर या बड़ा कारण है। तो ग्लोबल वार्मिंग मतलब जो हमारे पूरे अर्थ के सरफेस पे जो एवरेज टेम्परेचर है वो लगातार कैसा हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। अर्थ के सरफेस पे कहें या ओशियन के सरफेस पे कहें, क्योंकि जो हमारा अर्थ है वो लगभग 3 भाग में ओशियन से कवर्ड है। तो इन सब के सरफेस का जो टेम्परेचर है वो जनरली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो सबसे मेजर या मोस्ट ऑब्जर्व जो रीज़न है टेम्परेचर का बढ़ने का वो है ग्रीन हाउस गैसेस। तो इसमें जो मेजर ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो किस तरह से, कितनी मात्रा में, कितने परसेंट में रेस्पॉन्सिबल है, उसका एक शॉर्ट रूप में हम देखेंगे कि जो वाटर वेपर है वो लगभग रेस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के लिए, या हम कहें ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो वो है लगभग 36 से 70%। कार्बन डाइऑक्साइड है 9 से 26%, मीथेन है 4 से 9% और ओजोन है रेस्पॉन्सिबल 3 से 7%। कॉजेज़ ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग की कॉजेज़ क्या हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है। तो वैसे तो कई सेवरल थिंग्स इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकती है, जिसमें नेचर भी हो सकता है, ह्यूमंस भी हो सकते हैं। तो इसको जनरली हम डिवाइड कर रहे हैं 2 पार्ट में। पहला है इसका नेचुरल कॉजेज़, जो कि नेचर के द्वारा है, और दूसरा मैन मेड कॉजेज़, यानी कि जो ह्यूमंस है उसके द्वारा। तो सबसे पहला जो हमारा इसका नेचुरल कॉज है, तो नेचुरल कॉज का क्या रीज़न है कि जो आर्कटिक टुंड्रा है, आर्कटिक टुंड्रा एक तरह से एक जगह है, एक इकोसिस्टम है, या हम कहेंगे बायोम्स है। दूसरा जो वेटलैंड्स है, वेटलैंड्स जो हम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस एरिया में क्या होता है कि ज़्यादा मात्रा में डिकम्पोजिशन या उसकी वजह से मीथेन गैस रिलीज़ होती है। तो ये मीथेन गैस क्या है, बहुत डेंजरस गैस है एनवायरनमेंट के लिए, और एज ए ग्रीन हाउस गैस भी ये एक्ट करती है। तो इस वजह से इसके रिलीज़ होने की वजह से ये एटमॉस्फेयर में क्या होती है, ट्रैप हो जाती है और वहाँ पर हीट वेव्स को रोकती है और ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट जो है मैन मेड कॉजेज़, मैन मेड कॉजेज़ कई तरह के हो सकते हैं जो कि हमारे प्लेनेट को नुकसान पहुंचा रहे। इसमें सबसे बड़ा जो रीज़न है या कॉज है वो है पॉल्यूशन। तो कई तरह के पॉल्यूशन से, जिसमें सबसे रेस्पॉन्सिबल है हमारे जो इंडस्ट्रीज़ या पावर प्लांट से, या बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल से, कोल से, या व्हीकल से जो गैसेस निकल रही हैं, जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये सारी क्या करती है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कॉज करती है और ग्लोबल वार्मिंग करती है। तो इन शॉर्ट देखें कि जो इमिशन ऑफ गैसेस है वो किस तरह से हमारे अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रही है। उसमें हमने देख लिया कि जो मैक्सिमम रेस्पॉन्सिबल है, यानी कि 80% सोर्स से जो गैस निकल रही है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और 20% जो है वो मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो सबसे ज़्यादा निकलती है वो कहाँ से रिलीज़ होती है, जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज़ या पावर प्लांट से, वहाँ से। दूसरा, जितनी भी हम इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जहाँ जनरेशन होता है तो वहाँ हम फॉसल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, वहाँ से निकलती है। उसके अलावा जो हमारे जितने भी व्हीकल्स हैं, जैसे बसेस हैं या जो भी ड्राइविंग व्हीकल्स है, उससे जो बर्न हो रहा है गैसोलीन उनके अंदर, वहाँ से मेनली क्या निकलती है, रिलीज़ होती है कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी जो इम्पोर्टेंट गैस है जो कि मोर देन 20 टाइम्स इफ़ेक्टेड है, यानी कि मोर देन 20 टाइम्स पावरफुल है CO2 के कंपेयर में अर्थ पे हीट को ट्रैप करने के लिए। तो मीथेन जनरली कहाँ से रिलीज़ होती है, मीथेन रिलीज़ होती है जितनी भी राइस की फील्ड्स, यानी कि जो चावल के खेत है वहाँ से, और जितने भी जो कैटल्स है उनके जो एरिया से, और बैक्टीरिया
स्पेशली जहाँ पे बहुत सारा बोग्स यानी कि जहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा है या बहुत कीचड़ सी स्थिति हो जाती है, जहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में ह्यूमिडिटी है, पानी है और पेड़ पौधे पत्ते उसमें गिर चुके हैं और वो ना तो डिकम्पोज हो रहे हैं ना ड्राई हो रहे हैं, तो वहाँ पे सड़न पैदा होती है। जो बैक्टीरिया उसको सड़ाता है और क्या रिलीज़ करता है, मीथेन रिलीज़ करता है। तो इस तरह से मीथेन एक रीज़न बनती है किसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। नेक्स्ट जो गैस है वो हमारी है नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है उसका मेन सोर्स है नायलॉन और नाइट्रिक एसिड प्रोडक्शन। जहाँ पे नायलॉन बनाया जाता है या नाइट्रिक एसिड का सिंथेसिस होता है, वहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो एनवायरनमेंट में रिलीज़ होती है। दूसरा जो हमारे कार्स हैं उसके अंदर जो कैटालाइटिक कन्वर्टर्स होता है उससे रिलीज़ होती है। दूसरा फर्टिलाइजर्स और बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से भी नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज़ होती है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जो नेक्स्ट जो मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो क्या है, डीफॉरेस्टेशन। डीफॉरेस्टेशन का मतलब ये है कि जब हम अपने स्वार्थ के लिए या हम अपने ज़रूरत के लिए जब हमारा रेजिडेंस या हमारे घर बनाते हैं, फैक्ट्रीज़ डालते हैं, तो हम फॉरेस्ट को क्या करते हैं, कट करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन है और जो CO2 प्लांट्स एब्जॉर्व करके हमें हेल्प कर रहे हैं, किससे, ग्रीन हाउस गैस को एब्जॉर्व करने में या ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने में। तो अगर हम सारे प्लांट्स को अगर कट कर देंगे तो इस तरह से हम क्या करेंगे, CO2 का प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। कंसिक्वेंसेस, तो जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग इस तरह से हो रही तो उसका कंसिक्वेंस क्या होगा या उसका इफ़ेक्ट क्या होगा अर्थ के ऊपर। तो सबसे पहला इफ़ेक्ट ये होगा कि जो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा कि जो इकोलॉजी है अर्थ के ऊपर वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जिस तरह की हमारे हर सीज़न फिक्स है, पानी, बारिश, रेनफॉल फिक्स है, तो उन सब में क्या होगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगा। रेनफॉल की मात्रा जो है वो हो सकता है कम हो जाए, सर्दी और गर्मी के मौसम में चेंजेस हो जाएं। उसकी वजह से ओवरऑल जो है वो हमारे जो प्लांट्स और एनिमल्स है उसको ऊपर इसका बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा। और दूसरी ओर इस तरह की सीवियर क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से बाढ़ हैं जैसे, और जो अलग अलग आंधी है, तूफ़ान है, उस तरह की डिस्टर्बेंस अर्थ पे देखी जाएगी, जो कि जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स या ह्यूमन लाइफ है उसको डिस्टर्ब करेगी। दूसरा इम्पोर्टेंट इसका ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट जो देखने को मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, जो भी पोलर एरिया है जहाँ पे बर्फ़ है, तो वहाँ पे जो ग्लेशियर्स है, बड़ी बड़ी बर्फ़ की चट्टानें हैं, वो क्या होगी, मेल्ट होना शुरू करेगी। और जैसे जैसे वो मेल्ट होगी तो वो बह के उसका पानी कहाँ पर आएगा, जो उसको नियर बाय जो ओशन है, समुद्र है, वहाँ पर आएगा। उसकी वजह से क्या होगा कि समुद्र का लेवल क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। और उस एरिया में जितने भी जो जीनस है, एनिमल्स रहते हैं, वो क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्शन हो जाएगा। इस वजह से क्या होगा कि जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेज हैं उनका जो क्या होगा, फैलाव है या राइज या इंक्रीज़ बढ़ जाएगा। क्योंकि वेक्टर जो होता है वो क्या करता है, जहाँ पे उसको ह्यूमिडिटी मिलेगी या जहाँ पर उसको टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा तो वो उस एनवायरनमेंट में काफ़ी अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। तो वेक्टर का मतलब ये होता है कि जो डिजीज़ को कैरी करते हैं, जैसे मॉस्किटोस, मच्छर हैं, जैसे मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, ये सारी डिजीज़ कौन फैलाता है, मॉस्किटो। इनको हम कहते हैं वेक्टर। तो मच्छर कहाँ पनपते हैं, जब रेनफॉल ज़्यादा हो या ह्यूमिडिटी हो, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो या ज़्यादा हो, तब ये मच्छर क्या करते हैं, अपनी लाइफ साइकिल को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेज़ है, यानी कि जो भी बीमारियाँ इन मच्छरों के द्वारा फैलाई जाती है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा पॉसिबल है कि और कई नई तरह की बीमारी सामने आ सकती है। सिमिलरली ये जो ग्लोबल वार्मिंग है वो किस पे इफ़ेक्ट करेगी, मैराइन वाटर पे, जितने भी समुद्री जीव है उनके ऊपर भी एक बुरा प्रभाव डालेगी। तो अब जो ये ग्लोबल वार्मिंग, ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का जो बढ़ने का कंटिन्यूसली जो चल रहा है प्रोसेस, उसको रोकने के लिए एक प्रोटोकॉल डिसाइड किया गया था नवंबर 2009 को, जिसमें 187 स्टेट ने क्या किया था, उसको साइन किया था। इसको हम बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये जो है आपको एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैसेस के कंसंट्रेशन को रोकने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल 187 स्टेट्स ने मिलकर साइन किया था, तो वो था क्योटो प्रोटोकॉल। रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, अब ये तो हो गया इसका कॉज और इसके इफ़ेक्ट। अब हम कैसे ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं।
तो इसके लिए हो गया सबसे पहले कि जो हमें अपने जो मैक्सिमम हमारे यूज़ है, जो हम हार्शली यूज़ कर रहे हैं, जैसे व्हीकल्स है, घर में जैसे इंस्ट्रूमेंट है, रेफ्रिजरेटर है एक्सेट्रा, उसको हमें कम करना पड़ेगा। और हो सकता है तो जितनी ज़्यादा हो सके हमें रीयूज़ करना पड़ेगा। जो चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं उसको रिसाइकल करके हम उसको यूज़ करें। और यूज़ लेस हीट एंड एयर कंडीशन, यानी कि जितने भी हम हीटर्स यूज़ करते हैं, एयर कंडीशनर यूज़ करते हैं, उसका हम यूज़ कम करें। और जो हमारे घरों में बल्ब जलते हैं उसकी जगह हम CFL यूज़ करें। और जो इतने व्हीकल्स आज हमको दिखने को मिल रहे हैं, जितने कार हैं, बस हैं, तो हम उनका जो यूज़ है कम से कम करें। जब बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है तभी हम अपना पर्सनल प्राइवेट व्हीकल यूज़ करें, अदरवाइज़ जब तक हो सकता है छोटी डिस्टेंस पे हम साइकिल या वॉकिंग से काम चलाएं। इसी तरह से यूज़ लेस हॉट वाटर, यूज़ द ऑफ स्विच एक्सेट्रा, ये कई सारे जो तरीके हो सकते हैं जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस कर सकें। So that's all for the today's topic about the global warming. Thank you so much.